सबसे छोटा कण। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बम सर, परमाणु बम बोलते हैं। तो परमाणु का अर्थ क्या है? परमाणु मतलब परमाणु है, ये अणु से भी छोटा होता है, ये परमाणु, इसी से सब कुछ बना है। क्लियर है? मूलभूत कण, तो ये परमाणु किससे बने हैं? परमाणु किससे बने बताया था? मूलभूत कण से। तो पहले तो आपको क्या पता रहना चाहिए? मूलभूत कण। ये लिख दिया मैं, मूलभूत कण क्या क्या होता है? मूलभूत कण, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन जीरो और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये है आपका मूलभूत कण। क्लियर? और इन्हीं के मिश्रण से क्या निर्माण होता है? परमाणु का एल। ठीक, वो डिसाइड करेगा ये प्रोटॉन। कौन डिसाइड करेगा? प्रोटाइन क्या करता है? डिसाइड करता है। कल और इसी को मैं फिर से पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट। क्लियर है कि प्रोटॉन क्या करेगा? डिसाइड करेगा। यदि ये 1 है तो हाइड्रोजन है, 2 है तो हीलियम है, 3 है तो किसी भी तत्व में प्रोटॉन जितनी संख्या में मौजूद रहता है वह उस परमाणु की पहचान है। क्लियर है? उस परमाणु को कौन बनाता है? प्रोटॉन। अब इसके आधार पर कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्लियर है? और इसी प्रोटॉन के आधार पर क्या होगा? बराबर रहता है शुरू में, उसमें कोई आयन नहीं रहता, मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु संख्या 1 है, मतलब उसमें 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 परमाणु क्रमांक मतलब 2 प्रोटॉन, तो उसमें 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ में आता है? तो इसको बताया किसने सबसे पहले कि परमाणु नाम की कोई चीज होती है? यही तो पूछेगा। तो परमाणु नाम की कोई चीज होती है कि यहाँ जो विश्व है, अगर विश्व के प्रत्येक भाग को आप विभाजित करते जाओ, या कोई भी वस्तु को आप विभाजित करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो विभाजित करने के बाद एक सूक्ष्मतम इकाई आएगा जिसको आप फिर से बांट नहीं पाओगे, वही है परम अणु। किसने बोला? कणाद ने, महर्षि कणाद। तो कणाद कौन है भाई? भारतीय मूल के दार्शनिक थे, पता है कि नहीं है? तो पहला तो आपको भारतीय मूल में किसने बोला था, तो महर्षि कणाद का नाम याद आना चाहिए अगर पूछ दिया जाए तो महर्षि कणाद ने क्या बोला? जल्दी बताओ, क्या बोला? जल्दी बताओ। वाह, कोई भी वस्तु लो और क्या करो? विभाजित करते जाओ। क्या करते जाओ? विभाजित करते जाने पर, बाने पर सूक्ष्मतम इकाई प्राप्त होगा आपको। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो सूक्ष्मतम इकाई प्राप्त होता है, सूक्ष्मतम इकाई जो कि क्या होता है? सूक्ष्मतम इकाई अविभाजित होता है। होता है कि नहीं होता है? विभाजित करते जाओ, एक क्षण ऐसा आएगा जिसको आप विभाजित नहीं कर पाओगे, तो ये अविभाजित इकाई क्या कहलाता है? आपका परम अणु। ऐसा करके बताया इन्होंने, और इसको हमने जोड़ के क्या बोला? परमाणु। तो पहली बात, परमाणु भारत में किसने बताया है? कणाद ने। कण से याद रखोगे, कणाद, नाम में ही कण था इसलिए इन्होंने कणों की खोज कर दी, और सबसे छोटा कण किसको बता दिया? परमाणु का। लेकिन ये तो क्या था? शास्त्रों में। लेकिन आपको पूछा जाएगा पूरे विश्व में एटम किसने बोला? एटम, ठीक है। तो एटम बम नहीं चलता है डेमोक्रेसिया में। डेमोक्रेसी जानते हो क्या होता है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। एक तो ये ट्रिक है कि डेमोक्रेसी में परमाणु बम नहीं चलता है। कहने का मतलब एटम किसने बताया था? डेमोक्रिटस ने। ठीक है, डेमोक्रिट्स भी बोलते हैं, डेमोक्रिटस भी बोलते हैं। डेमोक्रिटस ने, या तो दूसरा हो सकता है क्रिटस, नाम में दिख रहा है क्रिटस, मतलब कीड़ा मकोड़ा परमाणु। कीड़ा मकोड़ा टाइप रहते हैं ना परमाणु, एक किचकिचले, तो किचकिचले परमाणु रहेगा, उसको क्या बोलोगे? क्रिटस। तो यहां से आप दोनों जैसा याद रख लो, जिसको डेमोक्रेसी याद रहता है उसके लिए बढ़िया है डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में क्या नहीं चलता है? परमाणु बम। डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस कहाँ के थे? ग्रीक। सर हीच मन काबर करते कथो, इसको यूनान भी बोलते हैं। तो ग्रीक या यूनान क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। डेमोक्रिटस, क्रिट ग्रीक, क्रिट ग्रीक, क्रिट ग्रीक, ऐसे कनेक्ट करोगे इसको। कैसे कनेक्ट करना है? क्रिट को ग्रीक से, क्रिट ग्रीक, क्रिट ग्रीक। तो कहाँ के थे ये? ग्रीक थे। डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम है। क्या है? एटम है। एटम, एटम को क्या बोला है? यही अविभाजित कण को क्या बोला इन्होंने? एटम। एटम का अर्थ पूछा जा सकता है आपको, तो एटम का अर्थ कुछ नहीं होता है, अविभाजित होता है उनके भाषा में।
क्लियर है? तो उनके भाषा में एटम का अर्थ होता है अविभाजित, या कई जगह इसको एटमॉस भी बोला गया है। क्या बोला गया है? तो एटमॉस बोले या एटम बोले, इसका अर्थ अगर पूछा जाएगा तो आप बोलोगे अविभाजित, और कुछ नहीं है इसमें। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो था बहुत पहले और ये तो बहुत पहले है, लेकिन अभी आधुनिक में परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो अभी आधुनिक परमाणु मॉडल दिया था जॉन डाल्टन। किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। तो ये अगर आधुनिक परमाणु मॉडल पूछा जाएगा तो क्या लेना है आपको? जॉन डाल्टन। ये थे ब्रिटिश। जॉन दिख रहा है, देखो जॉन वाला जितना भी रहता है सब ब्रिटिश वाले रहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश वाले जॉन, जॉन ब्रिटिश। क्या बताइए? आधुनिक परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल कहने का मतलब, आधुनिक परमाणु मॉडल कहने का मतलब इन्होंने प्रायोगिक सिद्ध किया, इसको प्रायोगिक रूप से क्या किया? सिद्ध। क्या समझे? क्या समझे? रिसर्च किया, प्रयोग किया, देखा, रिसर्च किया, मतलब उसमें प्रयोग किया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि नहीं है। आप ऊपर में तो बोल ही रहे हो, लेकिन उन्होंने देखा, सूक्ष्मदर्शी का यूज किया होगा, उसको देखा होगा, उसको जितना भी इन्होंने गुण विशेषता जो भी बता रहा है उसको सबको देखकर इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया। और वो सिद्धांत देने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा जाएगा तो डाल्टन थे। क्लियर है? डाल्टन, डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने एटम को दिया, एटम, टन टन, एटम, डाल्टन। और अच्छा हो सकता है क्या? एटम बम जॉन टन, टन टन, ऐसे भी याद रख सकते हो। एटम बम दिखा थे जॉन टनाटन। एक तो ऐसे याद रख सकते हो कि एटम को किसने बताया था? जॉन ने। एटम बम कौन? जॉन। टन टन, ऐसे याद रख सकते हो, टनाटन, हाँ टनाटन, ठीक है। वो वाला गाना इसका क्या गाना है? टना टना टूरी तोर बाल खुला खुला क्लियर? तो वही टना टना है ये कर, तो इंस्पायर बाई, वो जो सॉन्ग है इंस्पायर बाई जॉन डाल्टन। बताना भूल गए थे कवि ने, तो मैं बता दिया आपको। क्लियर है? तो ये कहानी आप याद रखोगे कि कणाद में कण ही है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो कण से आपको क्या याद रखना है? परमाणु, परमाणु और कण एकदम सरल हो जाएगा। उसके बाद डेमोक्रिटस, क्रिट ग्रीक, और कीड़ा जैसे क्या दिखता है आपका? एटम। कीट मकोड़ा जैसे आपको एटम दिखेगा, कोचले क्या दिखेगा? कीट मकोड़ा जैसे एटम, परमाणु। क्लियर है? इसको ऐसे याद रखना है। और एटम बम जॉन टनाटन, टनाटन, ठीक है। तो जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन बनेगा का परमाणु मॉडल। वही है जो आप जानते हो, उसी को बताया इन्होंने। क्या जानते हो चलो परमाणु के बारे में? सबसे पहले क्या जानते हो? परमाणु पूछते ही क्या बोलोगे आप? संरचनात्मक इकाई। सबसे पहले तो वही बोलोगे। जैसे बॉडी के लिए हम लोग कोशिका बोल देते हैं, एक घर के लिए ईटा बोल देते हैं, वैसे ही अगर कोई पदार्थ है पूरे विश्व में तो उसका संरचनात्मक इकाई क्या है बोल दिया इन्होंने? परमाणु। कि कोई भी वस्तु लो, कोई वस्तु ले लिया ये, और कोई वस्तु लेंगे, ये वस्तु हो गया। ये वस्तु का अगर मैं संरचनात्मक इकाई बोला, संरचनात्मक इकाई, तो वो क्या है? परमाणु है। पहला तो ये बोला इन्होंने, संरचनात्मक इकाई। ये बचपन से आप देख रहे हो यार, यहाँ एकदम छोटा 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 क्या है? परमाणु है। और इसी परमाणु से क्या बना है बोला इन्होंने? अणु। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं जाना है, याद रखना, बाद में आएगा वो। तो इन्होंने क्या बोला? परमाणु ही सबसे छोटा तत्व है, परमाणु के नीचे और कुछ नहीं है। फिर परमाणु के अंदर और झांक के देखा कि इन्होंने, ये हमारे चैडविक महोदय है, जे थॉमसन है, पढ़े थे ना, आ जाओ पढ़ेंगे उसी को। तो इन्होंने झांक के देखा तो बोला परमाणु को भी छोटे लेवल में ले जा सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? यहाँ तक रुकी थी गाड़ी। फिर दूसरों ने और खोज कर दिया, हाई लेवल में और जाओगे आप, जब मास्टर करोगे या बीएससी से थोड़ा ऊपर जाओगे तो पढ़ोगे क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन तक और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन है वो भी और दूसरे तत्वों से बना है, वो है क्वार्क्स, ठीक है। मतलब ऐसे क्वार्क और उनके मध्य जो बल है वो, तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको नहीं पूछेगा वो, फिर भी मैं बताऊंगा बेसिक। क्लियर? तो संरचनात्मक इकाई मतलब इन्हीं कोशिकाओं से आपका संरचना बना है, क्या? ब्रह्मांड का कोई भी संरचना। क्लियर है? तो ब्रह्मांड की कोई भी संरचना किससे बनी है बोला इन्होंने? परमाणु से। तो परमाणु को क्या बोल दिया? संरचनात्मक इकाई। क्लियर? और क्या बोलते हो? जो इन्होंने एटम बोला वो किस आधार पे बोला है एटम? एटम का अर्थ क्या बताया इन्होंने? अविभाजित कण।
तो मैं बोल रहा हूँ एटम बोला है तो वो बोलेगा ना भाई, एटम बोला है तो ये क्या है, अविभाजित है। किसने बोला अविभाजित है करके? जॉन डाल्टन ने। तो अविभाजित है कहा, इसलिए तो एटम नाम रखा उन्होंने। क्लियर? तो एटम अविभाजित, और क्या होते हैं, अविनाशी बोला इन्होंने, कि खत्म नहीं होते हैं, वरना फिर मैटर ही खत्म हो जाएगा पूरा पृथ्वी का। याद रखो, अगर कोई वस्तु अगर खत्म हो जाता, वस्तु, चलो वस्तु को आप तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, जो भी करना है कर दोगे, लेकिन उसका जो मेन संरचनात्मक इकाई है जो क्या है, परमाणु, वो परमाणु तो बना ही रहेगा। अन्यथा वो नष्ट कर देते तो धीरे धीरे वस्तु गायब होते और बहुत सारे वस्तु गायब हो जाता अभी तक। अणु परमाणु क्या रहता है, बराबर बना रहता है। क्लियर है? कभी भी परमाणु लेवल में जाके विनाश नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ऊर्जा खत्म नहीं होता है, वैसे ही परमाणु भी खत्म नहीं होता, ये बोल दिया, अविनाशी। लॉजिकल है यार। प्लास्टिक को तोड़ोगे तो प्लास्टिक का जो परमाणु है कहीं न कहीं जाके बिखर जाएगा वो, है कि नहीं, लेकिन खत्म नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ क्या है, सब फिक्स है। और क्या है भाई, क्या हर वस्तु का परमाणु अलग है लगभग? जैसे लोहा का परमाणु अलग है कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि परमाणु अपनी विशिष्ट गुण विशेषताएं रखते हैं। सभी परमाणु अलग अलग है तो क्या रखेंगे, विशिष्ट गुण। तो ये बता दिया कि तीसरा नंबर में परमाणु के पास क्या होते हैं, विशिष्ट। विशिष्ट मतलब समझ गए, सबका अपना अपना विशिष्ट गुण होंगे, विशिष्ट विशेषताएं होंगी, होगी कि नहीं? आयरन मतलब लोहे के परमाणु के पास अपनी अलग विशेषता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अलग कक्षा में अलग अलग स्थिति में है कि नहीं? वैसे सोडियम की अलग विशेषता है, सोडियम के उसके परमाणु के कारण अलग विशेषता है, क्योंकि हमको पता है सोडियम में कितने हैं, 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसमें अलग से विशेषता आ जाती है सोडियम परमाणु में। वही बोलोगे हीलियम परमाणु, हीलियम में क्या होता है, कक्षा पूरा होता है, अक्रिय गैस है कि नहीं है? अभी वही चीज सब पढ़ेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब अक्रिय गैस है तो उसका गुण कैसे आया अक्रिय गैस का, इसी परमाणु के कारण, उसके स्थिति के कारण। तो सब गुण स्थिति सबका क्या होता है, गुण विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट गुण और विशिष्ट विशेषता मतलब बोल सकते हो। तो तीनों को आप ध्यान में रखोगे तो लॉजिकल है। अगर कोई वस्तु बना है तो वो संरचनात्मक इकाई क्या होगा उस वस्तु में, कोशिका। क्लियर है? कोशिका होगा, बायोलॉजी में नहीं पहुंचना है। क्या होता है, परमाणु होता है। संरचनात्मक इकाई क्या होता है, परमाणु। क्लियर है? ये संरचनात्मक इकाई परमाणु हो गया, और वो जो संरचनात्मक इकाई परमाणु है वह क्या होता है, अविभाजित होता है, और क्या होता है, अविनाशी होता है। इसलिए यहाँ क्या बोल दिया गया उसको, एटम। एटम बोलने के पीछे यही था, अविभाजित, अविभाजित है इसलिए इसको क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। क्लियर? और यही परमाणु के पास क्या होता है, विशेष विशेष गुण और विशेषता, जो कि उसके परमाणु में दिखता है। ये तीनों पार्ट याद रखना है। क्लियर? अब ये बोला सर परमाणु बस से तो कुछ नहीं होना है, तो कुछ तो आगे बताएगा। जब संरचनात्मक इकाई बोल रहा है तो कुछ तो बताएगा ना। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको और अच्छे से, कि हमने बहुत सारा क्या लिया, परमाणु लिया। ये बहुत सारा क्या है, परमाणु। ये अब ये परमाणु अलग अलग रहेंगे क्या, नहीं, ये मिलेंगे एक दूसरे से। क्लियर है? और मिलेंगे तो क्या होगा, इनका संयोग होगा। ये तो ये क्या होते हैं, संयुक्त होकर क्या निर्माण करते हैं, परमाणु, यौगिक का। क्लियर है? संयुक्त होकर क्या बनाएंगे, इस दुनिया में यौगिक बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक। और यही यौगिक को आप देख पाते हो वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में। याद आ रहा है, पदार्थ के दो भाग, एक तत्व और एक यौगिक। तो आपके पास जो भी है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया क्या है, यौगिक है। आपके घर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यौगिक है, नहीं है सर? आपके घर में सोडियम क्लोराइड तो है, क्या है, यौगिक है, जो कि कहीं ना कहीं परमाणु से बना है। ये बताया था जॉन डाल्टन ने। तो ये देखोगे तो अच्छा बताया इन्होंने, प्रयोग करके अच्छा से पूरा डिटेल में। केवल परमाणु बोलने से नहीं होगा, परमाणु अविभाजित है, परमाणु के पास विशिष्ट गुण होते हैं, ये सब बताया किसने, जॉन डाल्टन ने। आ गया समझ में? अब हमने देखा था परमाणु, परमाणु से क्या बनते हैं, अणु, ऐसे देखा था। तो पहले मैं परमाणु और तत्वों को समझा देता हूँ, फिर परमाणु और अणु को समझाऊंगा। ये परमाणु अणु को पहले समझ लो, पहले वही, एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो। जैसे मैं लिया यहाँ परमाणु और अणु के बारे में, चलो बताओ परमाणु और अणु के बारे में क्या क्या बोल सकते हो। ये मैंने लिया परमाणु, तो परमाणु के बारे में तो अभी पढ़ ही रहे थे। क्या होता है परमाणु, क्या होता है,
सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक सूक्ष्म बोल सकते हैं, सूक्ष्म क्या है? इकाई है, इसी से सब चीज बनेगा। क्लियर है? संरचनात्मक इकाई है तो परमाणु है तो क्या है? विशिष्ट गुण रखता है। क्या क्या होता है? सभी परमाणु का अपना क्या होता है? विशिष्ट गुण। सभी परमाणु का विशिष्ट गुण, ठीक है। अब परमाणु की संख्या कितना है पूछ दिया तो आप क्या बताओगे? परमाणु की संख्या कितना है? अनंत। अनंत हो ही नहीं सकता अनंत। परमाणु की संख्या मतलब ये मैं बोल रहा हूं, जैसे तत्वों की संख्या क्या है? अरे कितने तत्व हैं? 118 तत्व पढ़े हो? ये तत्व क्या होते हैं? अभी और पढ़ लेंगे। तत्व क्या होते हैं? अरे परमाणु, परमाणु से ही क्या बनते थे? तत्व। कैसे पढ़े थे? तत्व और यौगिक पढ़े थे, तत्व और यौगिक। तो यहाँ जो तत्व था ये परमाणु से तो बनता था कि समान परमाणु जब मिल जाए तो क्या बनता है? तत्व बनते हैं। इसको और क्लियर करेंगे अभी। और जब अलग अलग परमाणु मिल जाता है तो क्या बनता है? यौगिक। तो समान परमाणु जब मिला है तभी तो तत्व बना है। तो तत्व बना, इसके पीछे कौन है? परमाणु है। तत्व बना, उसके पीछे कौन है? परमाणु। अब समान समान परमाणु से ही तत्व बनना है कि नहीं? तो जितने परमाणु उतने ही तत्व होंगे क्या? या उल्टा बोलता हूं, तत्व है और सब अलग अलग तत्व हैं आपके पास, तो हर तत्व में अलग अलग परमाणु होंगे क्या? एक जैसे परमाणु से अलग अलग तत्व नहीं बना सकते। लोहे के परमाणु से लोहा ही बनेगा, मतलब लोहा एक तत्व है। सोना के परमाणु से सोना ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब आपके पास जो तत्व है उसमें जो परमाणु है वही परमाणु स्वतंत्र है। कहने का मतलब आपके पास जितने तत्व है उतना ही आपके पास क्या है? परमाणु है। अभी फिलहाल खोज किया हमने, हो सकता है और बहुत कुछ हो, लेकिन हमने कितना निकाला है अभी? 118 तत्व, और सबका अपना क्या है? सबका विशेष परमाणु है। क्या है? सबका विशेष क्या है? परमाणु। यहां तक आया समझ में? 118 तत्व है तो सब तत्व का अलग अलग क्या है? परमाणु है। एक ही परमाणु से दो तत्व बना ही नहीं सकते। जैसे मैं लोहा एक तत्व लिया तो लोहा एक तत्व है तो इसमें कैसा परमाणु होगा? आयरन का परमाणु होगा। जैसे और क्या ले लो तत्व, तत्व में सोना है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है। जितना भी आवर्त सारणी में तत्व है ना उतना आपके पास क्या मौजूद है? परमाणु। क्योंकि परमाणु से ही क्या बनेंगे? तत्व। कुछ परमाणु स्वतंत्र रहते हैं जैसे लोहा। तो ये जैसे अब मैं बोला सोना, सोना क्या है? सोना परमाणु है कि तत्व है? तत्व बोलेंगे। क्यों तत्व बोलेंगे इसको? क्योंकि सोना जो मैं लिया हूं अगर ये क्या है? शुद्ध सोना है तो इसमें केवल क्या परमाणु मिलेंगे? ये क्या मिलेगा? परमाणु। और इसी परमाणु से क्या बना है? ये सोना का तत्व। कहने का मतलब तत्व के पीछे क्या है? उसका परमाणु है। हर तत्व में उसका विशेष क्या रहता है? परमाणु। समझ में आया क्या? बस इतना समझना था कि तत्व है मतलब परमाणु है, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग परमाणु। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके पास? 118 तो है ही परमाणु। और यही परमाणु क्या करते हैं? अब होगा क्या? इनके कक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा स्थिति के ऊपर, कि अगर ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं, तो ये क्या करेंगे? आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपस में मिलकर अणु बनाएंगे। क्या करेंगे? अणु। अणु के रूप में रहेंगे। तो यहाँ और लिखूंगा अभी। तो स्वतंत्र नहीं रहते हैं ज्यादातर। जैसे मैं बोलूंगा अकेले परमाणु में बोलूंगा जैसे HO, ऐसे लिखते हैं। ये सब क्या रहते हैं? स्वतंत्र नहीं, प्रायः है ना, लगभग। तो ये लोग क्या बनाते हैं? अपना अणु बनाते हैं। या बोल सकते हो अकेले रहते हैं। अकेले रहेंगे परमाणु तो उसको परमाणु ही बोला जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग। ये समझ में आ गया? प्रश्न देखते ही समझ के आपको आंसर देना, रटने का प्रयास मत करना। मैं भी जितना मन में आ रहा है बस लिखते जा रहा हूँ कि परमाणु है, विशेष रहता है। सब तत्वों का अपना अपना क्या है? परमाणु है। अलग नहीं रहेगा। अलग परमाणु रहेगा तो अलग तत्व बन जाएगा, है कि नहीं? सब परमाणु के बाद विशेष गुण है। यही परमाणु संरचनात्मक इकाई है, यही परमाणु सूक्ष्म इकाई है। इतना आपके मन में रहना चाहिए। रटने का प्रयास मत करो, माइंड में तो रहिए, इससे MCQ बन जाएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना है। ये क्या लेते हैं?
रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कैसे सर, समझ नहीं आया? जैसे मैं ले लिया ये कार्बन लिया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन लिया, तो क्या सीधा ऐसे बना है क्या कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं बना है, नहीं, रासायनिक क्रिया तो होना ही है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीधा ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ O2 सीधा इसके साथ जुड़ गया है और बन गया है, ऐसा नहीं हुआ है। पहले किस में टूटता है ये? पहले O में टूटेगा। ये किस में टूटता है? O में। पहले किस में टूटा? परमाणु में, परमाणु में टूटा, फिर क्या होता है? क्रिया, फिर क्रिया। तो कोई भी अणु डायरेक्ट रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं पूछा जाएगा तो नहीं बोलोगे, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा अणु के लिए। अणु क्या होता है? अणु क्या होता है? ऊपर से आते हैं तब समझ आएगा। क्या अणु को संरचनात्मक इकाई बोल सकते हो आप? अणु से भी छोटा कौन है? परमाणु। अणु से छोटा परमाणु है, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सभी परमाणु का क्या होता है? विशिष्ट गुण। तो यहाँ भी सभी अणु का अपना क्या होगा? विशिष्ट गुण। इसी से बन जाएगा, है कि नहीं? सभी अणु का अपना गुण है, का अपना गुण। जैसे जल का अपना गुण है, जल क्या है? अणु। तो ये कैसे बना है? संरचनात्मक इकाई है, तो यही परमाणु का समूह, परमाणु का समूह, यही क्या है? अणु है। परमाणु का समूह अणु है। अब इसको कैसे समझोगे भाई? परमाणु का समूह अणु है, तो क्या ये परमाणु है? ये परमाणु है, ये परमाणु है, अरे है। अब इसका समूह बना के क्या कर दिया? H2, तो ये क्या है? अणु है। क्लियर? क्या ये परमाणु है? क्या ये परमाणु है? क्या ये परमाणु है? H2O क्या बना? एक अणु। ये परमाणुओं का अगर कहीं भी समूह दिख रहा है मतलब उसको आप अणु बोलोगे। क्लियर है? जैसे ये परमाणु है सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, तो क्या बना ये? सोडियम और क्लोराइड, ये ऐसे बनता है। फिर इसको बाद हम लोग और उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? अणु है, सोडियम क्लोराइड के अणु, जल के अणु, हाइड्रोजन के अणु। समझ में आया? तो ये क्या है? परमाणुओं का समूह। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अणु क्या होता है? परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु का समूह ही क्या है? अणु है। क्या ये मैं बोला क्या एक जैसे ही अणु चाहिए, एक जैसे परमाणु चाहिए? नहीं, कुछ भी परमाणु हो सकते हैं। परमाणु का अगर समूह बना के एक कुछ भी बनाया तो वो क्या कहलाएंगे? एक अणु है उसका। समझ में आ गया ना? ठीक है सर। अब इसमें 118 तत्व है, यही परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं? आपके अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु का रूप दे देंगे। अब यही अणु जब मैं क्रिया करवाऊंगा तो कभी भी ये क्या नहीं करते हैं? क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बस आप ध्यान में इतना रखो कि क्या लिखोगे? अणु क्या नहीं लेते? क्रिया में सीधा क्रिया में भाग नहीं लेते, सीधा रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। क्यों भैया? क्यों? पहले परमाणु में टूटता है ये। पहले क्या टूटेगा? परमाणु में टूटेगा। फिर क्या होगा? परमाणु किस में भाग लेगी? क्रिया में। आ गया समझ में? तो ये अणु और परमाणु में थोड़ा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। देखोगे तो पहले तो हमने परमाणु देखा। परमाणु क्या है? संरचनात्मक सूक्ष्म सब इकाई है, इसी का विशेष गुण होता है, यही सब कुछ है। इसी में 118 तत्व है, तो हर तत्व का एक विशेष क्या होता है? परमाणु होता है। यही परमाणु अंततः रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए तत्वों, नए यौगिक का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ये परमाणु जब सामूहिक रूप में आ जाते हैं तो वही क्या कहलाता है? अणु। अब उनके मध्य क्रिया होगा तभी तो सामूहिक रूप में आएंगे, है कि नहीं? तो आपस में क्रिया करके या तो दूसरे परमाणु से क्रिया करके क्या करते हैं? समूह में आ जाते हैं, और यही समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे जल का अणु, नमक का अणु, ये सब का अपना अपना क्या है? अणु है। हर पदार्थ का एक क्या होता है? अणु होता है। अब वो पदार्थ का अणु एक प्रकार से, जैसे सोने का अणु मैं बोलूंगा, अब सोने का अणु क्या होगा? परमाणु ही होगा, क्योंकि उसमें तो कोई दूसरा तत्व आया नहीं है। लेकिन जल का अणु बोलूंगा तो क्या होगा? उसमें दो क्या दिखेगा आपको? तत्व दिखेगा। जैसे उसमें हाइड्रोजन और क्या दिखेगा? ऑक्सीजन। और ये अणु सीधा भाग नहीं लेंगे। अणु सीधा पहले क्या टूटते हैं? परमाणु में, उसके बाद क्या होगा? रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे। आ गया समझ में? अब हम लोग देखेंगे जो हमने देख लिया था, फिर से वही चीज। तो परमाणु और इससे बनेगा तत्व, और
उससे बाद यौगिक। थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, मैं बता देता हूँ इसको, मुझे चाहिए क्लैरिटी, क्योंकि प्रश्न वहीं से क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट तब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ ले लिया मैं विशेष, ये हो गया आपका परमाणु। अब परमाणु से हमने तत्व देखा था, देखना है अलग क्या है तत्व और यौगिक। एक जगह जब कंपैरिजन करते हैं तब समझ आता है अलग अलग है क्या चीज़। क्लियर? तो अभी परमाणु के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया हूँ आपको। परमाणु क्या है? सबसे संरचनात्मक इकाई, छोटी इकाई, यही सब तो है। संरचनात्मक इकाई है, सूक्ष्म इकाई, इसी से सब कुछ बना है। क्लियर है? तो यही सब कुछ है परमाणु। अब परमाणु जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? तत्व। लेकिन ये तत्व कब बोलोगे? जब एक समान परमाणु मिलेगा। एक समान परमाणु, अगर एक समान परमाणु है तो 100% वो क्या है? तत्व है। जैसे मैं ले लिया H और H, ये क्या है? H2, ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। और यहाँ H और H ये क्या है? परमाणु है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो मैं लिखा हूँ ये क्या है? परमाणु। ये क्या है? परमाणु। क्योंकि दोनों समान थे इसलिए यहाँ जो बना इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तत्व। आया कि नहीं आया समझ में? तो समान परमाणु जब मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? तत्व। अब अणु और परमाणु की परिभाषा में पूछूंगा तो ये परमाणु और परमाणु, तो ये क्या है? अणु। दोनों अलग अलग जगह है। क्लियर है? एक साथ मत सोचना। जैसे तत्व क्या होंगे? तत्व अगर दो परमाणुओं से मिलके बना है तो तत्व भी क्या कह सकते हो? अणु कह सकते हो। लेकिन यही तत्व अगर एक ही परमाणु है उसमें, तो जैसे आर्गन। आर्गन क्या है जल्दी बताओ? आर्गन अक्रिय गैस है, सुने हो? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो ये आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है, तो ये दूसरे के साथ रहेगा ही नहीं। आर्गन स्वतंत्र रहेगा क्योंकि इनका कोष्टक क्या है? पूर्ण है। ये हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी में। तो आर्गन जब पूर्ण है तो ये आर्गन क्या परमाणु बस बोलोगे कि तत्व भी है? ये तो स्वतंत्र परमाणु को आप तत्व बोल सकते हैं, ये तत्व है। क्लियर? जैसे सोना लिया मैं, शुद्ध सोना। क्या लिया? शुद्ध सोना। अब शुद्ध सोना, तो सोने के अंदर में परमाणु किसका है? अभी सोने का। बहुत सारे मिल चुके हैं और बहुत सारे मिले हैं तो अणु बनाए हैं। और अणु से क्या बनाए हैं? पदार्थ, जो आपके हाथों में है सोना या कानों में है। क्लियर है? तो वो तत्व है आपका। क्या है? तत्व। क्यों तत्व बोला? क्योंकि ये शुद्ध सोने में एक प्रकार का ही क्या है? परमाणु है। अब क्लियर हुआ होगा कि परमाणु जब एक ही प्रकार का रहे, जैसे आर्गन गैस ले लिया, आर्गन गैस, उसमें एक ही प्रकार का परमाणु दिख रहा है तो मैं उसको तत्व बोल दूंगा। क्लियर है? जैसे मैं सोना पकड़ के बैठा हूँ, उसमें एक ही प्रकार का परमाणु है सोने बस का, तो मैं उसको तत्व बोलूंगा, सोना। इसलिए तो आप पार्ट में बांटते हो क्या? तत्व को आप धातु, कोई भी धातु आप शुद्ध धातु ले लो, वो तत्व है। सोना ले लिया, तत्व है। शुद्ध लोहा ले लिया, तत्व है। आया कि नहीं आया समझ में? क्यों तत्व है? क्योंकि शुद्ध सोने में केवल उसी का परमाणु है। शुद्ध लोहा लिया, केवल उसी का परमाणु है, तभी आप उसको क्या बोलोगे? तत्व। जैसे शुद्ध ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस बोलती ही O2 बस आएगा। O2 बस आया तो उसमें क्या समान परमाणु दिख रहा है? O2 में O2 भी दिखेगा ना। O2 मतलब समान परमाणु, समान परमाणु है तो क्या बोलोगे? तत्व। समझ में आया? अब इसी में जब ये समान ना रहे परमाणु, जब दूसरे परमाणु से क्रिया करे और क्रिया करे तब क्या हो जाता है? वो क्लियर है? यौगिक बना लेता है। तो ये है ऐसा असमान परमाणु के मध्य क्रिया। असमान परमाणु के मध्य क्या हो जाए? क्रिया। तो क्या बनेगा? ये यौगिक। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें परमाणु अलग अलग दिख जाए वो आपका यौगिक हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा, मैं जल लिया हूं, जल को क्या बोलोगे? जल को क्या बोलोगे? यौगिक बोलोगे कि तत्व बोलोगे? यौगिक बोलोगे। आप तत्व नहीं बोल सकते क्योंकि जल के अणु में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मतलब 100% वो क्या है? यौगिक है। जैसे मैं नमक लिया, नमक क्या है? तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है। आराम से आप बता सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन और क्या मिलके बना है? ऑक्सीजन। ये जो H2O बना, ये जो H2O बना है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये जो H2O बना है, H2O, तो ये जो H2O है इसमें क्या है? अलग अलग परमाणु है।
अलग अलग परमाणु, इसलिए क्या है, यौगिक है, इसलिए यौगिक है। तो कुछ भी पदार्थ ले लो, जैसे नमक में पूछा, नमक तत्व है कि यौगिक है? नमक के हम देखें, नमक में तो 2 परमाणु है, और 2 परमाणु है इसलिए क्या है, यौगिक है। और बताओ, जैसे HCl क्या है, यौगिक है। C2H5OH क्या है, यौगिक है। मतलब कुछ भी आप बना लो, अमोनिया यौगिक है। समझ में आ गया? क्योंकि जैसी आपको 2 परमाणु दिखा, यौगिक बना देना, जैसी समान समान परमाणु दिख रहा है, शुद्ध रूप में है, वो क्या है, तत्व है। एकदम सरल हो गया। अब इसी में हमने कुछ और देखा था कि आप क्या, अब दोनों में कंपेयर करो, ये तो स्वतंत्र रहता नहीं है, ज्यादातर परमाणु स्वतंत्र रहता नहीं है, तो इसको बोला गया है ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। परमाणु किसी ना किसी से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्रिया कर लेता है। लगभग जितने भी है, कुछ को छोड़कर, अक्रिय है उनको छोड़कर, बाकी सब किसी ना किसी के साथ रहेंगे। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, इनको छोड़ दोगे तो बाकी जो तत्व है किसी ने के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, किसी ना किसी के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है प्रायः। तत्व क्यों बना, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों क्या मिलते हैं, स्वतंत्र रूप में मिलते हैं। ठीक है सर, इसको पहले यहाँ ये लिखना था, इसको ऊपर में ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो स्वतंत्र रहता ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या विभाजन कर सकते हैं आप, क्लियर है? और छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे लिखा जाता है इसको। क्लियर है? ये विभाजन नहीं। क्लियर? इसको भी ऐसे लिखा जाता है, तत्व का विभाजन नहीं, तत्व का सरल रूप में। कैसे? सरल रूप या पदार्थ में विभाजन नहीं। ऐसा क्यों लिखा जाता है करके मैंने पूछा। क्लियर है? तो उसने बताया किसने, मतलब पूरा रिसर्च किया, तो अलग अलग साइंटिस्ट का कहना है। अब उसको देखो और इसको देखो, कंपेयर करो। क्लियर है? कि आप यहाँ बोलोगे सर मैं पूछा उनसे कि H2 है तो मैं तो इसको तोड़ सकता हूँ। क्लियर है? तो उसने वही बोला कि आप तोड़ दो फिर मिल जाएगा, वो आप तोड़ दो फिर मिल जाएगा। एक तो पहला ये केस था उनका, पहला उत्तर ये था। दूसरा उत्तर ये था, आप तोड़ रहे हो लेकिन तोड़ने का कोई फायदा है क्या, बताओ? क्यों नहीं है? क्योंकि सेम परमाणु आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ तोड़ने का कुछ फायदा आएगा। क्यों? कि आप इसको सरल पदार्थों में तोड़ सकते हो। कैसे सर, नहीं समझ आया मुझको, फिर से समझाओ। तो यहाँ देखो आप, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का ही उदाहरण उल्टा लेता हूँ आपके लिए। तो सोडियम क्लोराइड को आप तोड़ोगे तो सोडियम क्लोराइड को आप तोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको तोड़ दो भैया, तो किस में तोड़ोगे? सोडियम और क्लोरीन गैस में। इसको तोड़ना बोलेंगे। इसको क्यों तोड़ना बोलेंगे? क्योंकि इसका गुण अलग गुण आपको पता है, सबको पता है। सोडियम का गुण क्या रहता है? अलग रहता है। क्लोरीन का गुण अलग है और सोडियम क्लोराइड का गुण अलग है। इसको बोलोगे आप अलग अलग पदार्थों में आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या बोला मैं? यौगिक का सरल पदार्थों में विभाजन क्या होता है? संभव है, विभाजन संभव। लेकिन क्या आप इसको तोड़ पाओगे? परमाणु को अगर तोड़ोगे तो इसमें क्या अंतर है बताओ? वही गुण रखेगा। H के पास जो गुण है ये और ये सबके पास क्या है? समान गुण। तो आपने कुछ अलग पदार्थ में तोड़ दिया क्या, बताओ? सरल रूप या सरल पदार्थ में विभाजन नहीं हो सकता, ये दिख रहा है आपको। सरल पदार्थ में विभाजन संभव नहीं है। वही पदार्थ है, ये वही पदार्थ है। सरल कहाँ किया आपने? यहाँ एक्चुअल में सरल किया है कि सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। तो यौगिक का विभाजन संभव है सरल पदार्थों में, तत्व और परमाणु तो नहीं हो सकता है। आ गया समझ में? तो यही पूछा जाता है। और ये क्लियर नहीं था पिछले टाइम, तो मैं इसको क्लियर कर दिया हूं आपके लिए। बन जाएगा। अब सरल है। किसको समझ नहीं आया है बता दो और समझा दूंगा। आ गया सबसे? हम नहीं जाना भैया, तुम नहीं समझ नहीं बताओ, हम नहीं बताओ। पूछोगे तो बताएंगे। हालांकि समझ आ गया होगा, मैं सरल करके बता दिया हूं कि यौगिक में बहुत सारे परमाणु रहते हैं और सब परमाणु का विशेष गुण है। जब ये जुड़ते हैं तो अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड का एक बढ़िया से उदाहरण देके बताया था मैं। क्लियर है? वैसे ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी ले सकते हो। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस है।
दोनों मिलके क्या बना देते, पानी बना देते, बनाता है ना। कहाँ हाइड्रोजन गैस था, कहाँ ऑक्सीजन गैस था, लेकिन इनका वास्तविक रूप जब दोनों क्रिया करता है तो पानी के रूप में मिलता है। और पानी को तोड़ोगे फिर से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पदार्थ में टूट जाएगा। तो यौगिक को तोड़ना संभव है सरल पदार्थों में, तत्व को सरल पदार्थों में तोड़ना संभव नहीं है, ये इसलिए बोला गया है। आगे समझ में, ऊपर ऊपर से पढ़ के याद नहीं होगा। अब प्रकार हमने पढ़ लिया है तो मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ, हालांकि यहाँ का पार्ट नहीं है, पदार्थ परिचय में पढ़ा चुका हूँ। तत्व याद करो। अब तत्व मतलब एक ही परमाणु से जितने भी आपको इस ब्रह्मांड में कुछ भी मिलता है उसको आप क्या बोलोगे, तत्व। जैसे लोहा लिया, उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा, इसलिए लोहा क्या है, तत्व। जैसे ऑक्सीजन गैस लिया, एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसलिए वो क्या है, तत्व है। आया समझ में। लेकिन ऑक्सीजन और इधर लोहा लिया तो लोहा क्या था, धातु था, ऑक्सीजन क्या था, अधातु था कि नहीं था। इसलिए हमने इसको फिर से अलग भाग में बांट दिया कि कुछ तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु है लेकिन वो धातु वाला गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको धातु बोलो। कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, अधातु। कुछ ऐसे जो दोनों को बीच में प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे अर्धचालक या उपधातु। याद आ रहा है। इसलिए तत्वों को हमने 3 भाग में बांटा, क्या क्या, धातु, धातु, अधातु, उपधातु। ये आगे हम लोग इसका पूरा डिटेल करेंगे, अभी यहाँ कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस ये है कि मैं इसको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया। वैसे ही यौगिक में हमने क्या पढ़ा था, हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। उस दिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया था, शुरू था ना, इसमें और डीप में जा सकते हो आप। 2 भाग में कैसे, एक तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पे बांट सकते हो। जहां कार्बन और हाइड्रोजन है उसको क्या बोले थे, कार्बनिक। कार्बन हाइड्रोजन कार्बनिक। जहां कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है वो क्या है, अकार्बनिक। नहीं है तो अकार्बनिक, है तो कार्बनिक। ये तो बॉन्ड के आधार पे था। आप लोग बंध के आधार पे बांट सकते हो। ये तो C और H के उपस्थिति के आधार पे, एक उनके मध्य बॉन्डिंग कैसे होता है, सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध होता है कि नहीं होता है। तो आयनिक यौगिक जिसके बीच में आयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे H2O हाइड्रोजन बंध से बना है तो उसको सहसंयोजी बंध बोल सकते हो। अमोनिया क्या है, सहसंयोजी बंध, जिसमें वो लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करते हैं। उसमें आयन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाया जाता है। तो आप 2 भाग में बांट सकते हो फिर से इसको। कैसे कैसे, एक तो CH बॉन्ड के आधार पर, CH आधार पर, और CH आधार लोगे तो 2 भाग है इसका, क्या क्या, कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो हम जितने भी यौगिक हैं पूरे विश्व में उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, केवल किस आधार पर, कार्बन है और कार्बन बॉन्ड नहीं है। ये पढ़ा चुका हूं मैं कई बार, समझ में आ गया। जैसे सोडियम क्लोराइड को इसमें बांट सकते हैं, कुछ भी पदार्थ रहे, कुछ भी यौगिक रहे, हम 2 भाग में कर देंगे उसको, कि CH दिखा तो कार्बनिक, CH नहीं दिखा अकार्बनिक। उसके बाद बंध के आधार पे बांट सकते हैं। बंध के आधार पे कैसे बांटेंगे, तो वही है आयनिक, आयनिक यौगिक हो सकता है, आयनिक जिसमें आयन से क्या बना है, यौगिक बना है, तो आयनिक यौगिक। सहसंयोजी यौगिक हो सकता है, धात्विक यौगिक हो सकता है, धात्विक बंध बना है तो धात्विक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। ऐसे करके हम लोग सब पढ़ेंगे आगे। समझ में आ रहा है क्या ये ज्यादा डीप में नहीं आता वो सब प्रश्न, जो आता है यही सब आता है जो मैं बता रहा हूं। बन जाएगा। अब क्लैरिटी आया कि परमाणु और अणु क्या है। तो परमाणु अपने आप में स्वतंत्र है, परमाणु सूक्ष्मतम है, संरचनात्मक है, क्लियर है, क्लियर है, अपने आप विशिष्ट गुण रखता है। लेकिन यही परमाणु का समूह जब बन जाता है तो समूह है, मतलब वो क्या कहलाता है, अणु। तो परमाणु का समूह क्या है, अणु। अगर परमाणु और अणु में देखें तो अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है कि नहीं, अणु देता है कि नहीं लेता है, नहीं लेता है, अणु नहीं लेता है। अणु परमाणु में टूटता है और परमाणु क्या लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये परमाणु और अणु। अब मुझे बताओ क्या तत्व अणु है कि परमाणु है, अणु ही है। जब तक अणु नहीं बनेगा तत्व नहीं बनेगा। या आप ये बोल सकते हो जैसे मैं सोना लिया हूं तो उसमें अणु मिलेगा आपको, क्योंकि परमाणु आपस में सब गूंथे हुए हैं, क्लियर है। यौगिक में भी सब क्या है, एक भाग में बन गया है, समूह बन जाता है ना। यहाँ सोडियम क्लोराइड समूह है, परमाणु समूह, परमाणु समूह, परमाणु समूह, पूरा ये क्या है, एथेनॉल अणु है कि नहीं। ये क्या है, अमोनिया अणु। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का एक अणु। तो हर अणु में ऐसा बॉन्डिंग दिखेगा आपको, HCl है, ये एक अणु बना दिया। तो ये यौगिक अपने आप में क्या होते हैं, अणु होते हैं। लॉजिक लगा सकते हो। बस आपको परमाणु का समूह दिखा, मतलब वो क्या है, अणु है, बन जाएगा। अब आगे बढ़े।
रासायनिक संयोजन का नियम मैं एकदम सिंपल से बताऊंगा, इसमें डीप में नहीं ले जाऊंगा अगर पूछ दे तो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ये, एकदम बेसिक सा। रासायनिक संयोजन का नियम, क्या यहाँ आप रासायनिक संयोग कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने संयोग किया, सोडियम और क्लोराइड का हमने संयोग किया कि नहीं किया? जैसे मैं यहाँ सोडियम लिया, ये ले लिया सोडियम और इधर ले लिया क्लोरीन, तो यहाँ क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। और यहाँ अगर 2 है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2, इधर 2 हो गया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2। इतना आता है समझ में? ये संयोग किया है। अब होगा क्या, क्या मुझे बताओ, ये द्रव्यमान है, यहाँ जो द्रव्यमान लिया और इसका द्रव्यमान क्या रहेगा? कोई बता पाएगा? द्रव्यमान नंबर 1 और ये द्रव्यमान नंबर 2, क्या रहेगा? बराबर रहता है। क्लियर? इसी को बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक द्रव्यमान और उत्पाद, उधर है ना उत्पाद, दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है? हमेशा बराबर रहता है। ये क्या जितना था उतना ही संरक्षित है? जितना था उतना ही संरक्षित है, इसलिए इसको नियम को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि जब भी अभिकारक अपने उत्पाद में बनता है या अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक का द्रव्यमान संरक्षित होता है। कहने का मतलब सेम द्रव्यमान का आपको क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। जितना आपने डाला है उतना ही द्रव्यमान का आपको क्या मिल जाएगा? यौगिक। अगर सोडियम क्लोराइड आपने 1 किलो सोडियम डाला, 1 किलो क्लोरीन डाला, तो इसका अगर क्रिया होकर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान उतना ही रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये ऐसे बनाना है भैया, तो क्या हो जाएगा अब? इसलिए तो संतुलित करना जरूरी हो जाता है कि आपने यहाँ क्या लिया है, मान के चलो 2 किलो सोडियम लिया है और क्लोरीन लिया है, यहाँ अणु उतना ही लेना पड़ेगा ना भाई। इसलिए संतुलित करना बहुत जरूरी है कि यहाँ जितना लिया है उतना ही बनेगा। अब मान के चलो यहाँ 2 को हटा दिया मैं, मतलब आपने बोला 1 ही सोडियम क्लोराइड बना है, तो गलत हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि इधर और उधर हमेशा क्या होंगे? संतुलित होंगे, बराबर होना जरूरी है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ तक तो बोलेगा, पूछ सकता है कि ये है क्या चीज, तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि हर बार क्या होता है आपका? अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाता है? उत्पाद के द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान क्या हो गया? संरक्षण का नियम। ये नियम को मैं पढ़ा रहा हूं। तो पहला नियम क्या आया? क्या नियम है? किसका नियम है? रासायनिक संयोग का नियम। किसने दिया था पूछा जाएगा? लेवाइजियर, ठीक है। रासायनिक के जनक किसने दिया है? रसायन विज्ञान के जनक याद आ रहा है? लेवाइजियर, लेवॉयबियर, ठीक है। अब आपने जब बोला था ना, किसी को पूछोगे, आप पीते हो और पूछोगे लेवॉयबियर, नहीं पूछोगे तो नहीं चलेगा। लेवॉयबियर करके पूछा ना, पूछा कि नहीं पूछा? पूछा ना। मान का आपने क्या रखा? मान का संरक्षण रखा। अरे उसके मान को रखा कि नहीं रखा? अकेले अकेले पी लोगे मतलब पूछत नहीं है, ऐसे बोली तो फूफा मल्ला सब ला पूछे लाग थे पीहू का भले मत रहा है घर में, लेन बाप में लाबो, पीहू नहीं पियो, लेन हमन लाड रन के तान हो गए ले बन बाज के भैया। क्लियर है? लाड रन के कबू नहीं कहा है, रही चुकर बेग में ना, फिर भी हाउगा नहीं लाने होगा, ले मंगा ले एक ठन, लेकिन ये नहीं बताया कि हमन लाहन बेग में हवे एक ठन और मिल जाए। क्लियर है? वैसे वाला चलते। तो ले बॉय बियर ने कहा थे? मान का संरक्षण किया, इसका नियम है ले बॉय बियर। ले बॉय बियर करोगे तभी मान का संरक्षण करते हो पीने वाले का। बाकी दुनियादारी वाला 1-1 किलो के मतलब काजू कतली खिला दे, लेकिन पियैया खवैया है ना, घर में अगर कुकरी और दारू नहीं है साले जावेद मान सम्मान नहीं करे उकर घर, ओकर पंच पकवान बना ले, लेकिन वो सब नहीं दिखे, मान सम्मान नहीं करी समर गे रहते। ऐसे वाला चलते आजकल। चलते कि नहीं चले? बता दे रहा हूँ, चलते ना। और यही चीज है स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं इसी को, कि यहाँ जो अनुपात है उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उत्पाद। तो यहाँ जो अनुपात है किसका? अभिकारक, अभिकारक का अनुपात। सेम अनुपात में क्या मिलेगा आपको? उत्पाद।
उत्पाद अनुपात। सर समझ नहीं आते का बोला थसते। यहाँ सोडियम कितना है देखो, उत्पाद में कितना है सोडियम, कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ सोडियम अनुपात क्लोरीन, यहाँ सोडियम अनुपात क्लोरीन, देखो यहाँ सोडियम का अनुपात कितना आया 2, यहाँ क्लोरीन का अनुपात 2 है, मतलब 1:1 बोल सकते हैं, या ऐसे नहीं हटाओगे तब भी चलेगा। यहाँ सोडियम का अनुपात कितना है 2 एकम 2, यहाँ क्लोरीन का अनुपात 2:2। इतना संतुलित नहीं रहेगा अभिक्रिया तब तक तो मान्य ही नहीं है, ऐसा करना ही पड़ता है, मतलब स्थिर अनुपात भी जरूरी है। आया समझ में? तो स्थिर अनुपात का नियम किसने बताया भाई? इसको भी किसी ने बताया होगा। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट ने, किसने बताया है? प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम सरल है कि नहीं है? है। तो स्थिर अनुपात का नियम बताया है प्राउस्ट। प्राउस्ट, ठीक है, प्राउस्ट ने बताया है स्थिर अनुपात का नियम। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? स्थिर अनुपात में लेगा, स्थिर अनुपात में दे सपोज हल्ला, ठीक है। तो स्थिर अनुपात में पाऊ मुझको भी मिला, कैसे मिला? स्थिर अनुपात में मिला, ऐसे करके याद रखना, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। स्थिर अनुपात में मिला, पाऊ मैंने पाऊ 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 मैंने मतलब पाया। और सरल आप न बना सकते हो तो बना लेना। ये होता है रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। तो नॉर्मल दिखता है ये, हर अभिक्रिया में क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षित होता है, और हर अभिक्रिया में अनुपात भी क्या होता है? संरक्षित होता है। सरल है कि नहीं है, कि कठिन लग रहा है? सरल है ना? चलो, परमाणुकता सुने हो क्या? परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता कहाँ काल धर के लान था सर, अतक दिन हो गए हमन बीएससी करके निकल गए न। क्या होता है परमाणुकता? नाक बड़ खजवात यार, का हो गया आज? ऊपर बड़ खजवात। परमाणुकता देखो, अभी हमने देखा परमाणु समूह क्या होता है, होता है कि नहीं होता है? परमाणु समूह क्या होता है? अरे परमाणु समूह क्या बोलता है? मारू सब झल्ला आवाज निकली है, सुध गए हो का? आई काबर? अब आवाज नहीं है ना, सब लोग भगा दूं, मैं नहीं पढ़ाऊं, जाओ। परमाणु समूह है, इससे क्या बना? अणु। तो उल्टा देखो आप, उल्टा देखो, अणु में जब आपने बोल दिया ना परमाणु से अणु, अणु में कितने परमाणु? अणु में कितने परमाणु? ये उसकी क्या है? कितने परमाणु? यही है परमाणुकता। चलो, हाइड्रोजन में कितने परमाणु? बस ऐसे पूछ दूंगा, हाइड्रोजन की परमाणुकता बताओ, हाइड्रोजन अणु की परमाणुकता, ऐसे तो पूछेगा वो। हाइड्रोजन अणु की परमाणुकता क्या होती है? तो हमको तुरंत याद आना चाहिए हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन, अच्छा इसको तो H2 लिखते हैं, मतलब कितना है? 2 है। आया समझ में? जैसे मैं बोला, क्या अमोनिया एक अणु है? अमोनिया अणु की परमाणुकता जल्दी बताओ। क्या अमोनिया एक अणु है? क्यों है? परमाणु का समूह जी। कितने परमाणु हैं? फिर 2, 4 परमाणु है इसमें, 1 2 3 4, ले 2 परमाणु मिला के बनाओ, मैं देखता हूं कैसे बना, तो बन जाएगा? नहीं बनेगा यार। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 नाइट्रोजन परमाणु, तभी तो जाके एक अणु बनेगा। तो अमोनियक परमाणुकता पूछ दे तो क्या आ जाएगा? 4। अमोनियक परमाणुकता क्या आ जाएगा? 4। एकदम सरल। और बताओ, जैसे सोडियम क्लोराइड का पूछ दिया,
सोडियम क्लोराइड अणु की परमाणुकता पूछ दिया तो क्या लोगे? 2 लेंगे, बन जाएगा अब एकदम सरल। जैसे सल्फर, सल्फर अणु, अब तो नहीं लिखूंगा एक, देखथन का कौन कौन पता है। सल्फर अणु की परमाणुकता पूछ दिया, 8। क्या होता है? 8। ये 8 अणु एक साथ रहते हैं, 8 अणु, तब जाके कुछ बनता है। तो ये अमोनिया वाला था, ये सोडियम क्लोराइड वाला था, और ये 8 परमाणुकता है, सोच लो। तो ऐसे बेसिक को आपको ध्यान में रखना है। परमाणुकता परिभाषा तो बता दिया, सामने हम लोग जैसे जैसे क्या पढ़ते जाएंगे यौगिकों के नाम, तो उसका परमाणुकता आप निकालते जाओगे। एक साथ तो हम सबको नहीं देख सकते ना। और बेसिक जो बचपन से आप सुने हो, H2O का परमाणुकता पूछ देगा, वो नहीं पूछेगा, बस जल का परमाणुकता बताइए पूछ देगा, बताएगा नहीं वो क्या पूछ रहा है। वो आपको पता रहना चाहिए, परमाणुकता मतलब परमाणु ही पूछ रहा है। तो जल के अणु लिखो और परमाणु देखो, यहाँ 2 और 1, तो जल का परमाणुकता क्या हो जाएगा? 3। ऐसे एकदम सरल बन जाएगा। आगे बढ़े। अब परमाणु को बताया किसने, इसको हम तो देखना है। तो परमाणु के अंदर में क्या है, जब तक हमको उसके अंदर की बात नहीं पता थी, जब तक हमारे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, तब तक हम लोग क्या बोलते थे, यही परमाणु है और यही सब कुछ है। क्लियर है? धीरे से हमको क्या पता चला कि परमाणु के अंदर में भी क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो उसी चीज को अभी रट लेते हैं, पहला काम रटने का। तो ये हो गया, मैंने लिख दिया इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी कोशिश कर रहे हैं सीधा सीधा डब्बा खींचने का आपके लिए। ठीक है सर, समझ गया, आगे बढ़ो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो है वो क्या है आपका, प्रोटॉन। क्या लिखते हो? प्रोटॉन। पोट्रॉन नहीं कहना है, और नहीं तो आप लोग ऐसे उच्चारण करते हो पोट्रॉन करके। क्लियर है? तो पोट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या लिखते हैं? P+। P+ क्यों? क्योंकि ये धनावेशित है। ठीक, उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या बोलोगे? N0, क्योंकि ये उदासीन है। और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? E- हो जाएगा। तो जो जो हम पढ़ लिए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़े हो सर? प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोज को ही पहले लिख लेते हैं। खोज, तो पहली बात, धनावेशित कण होता है करके खोजा किसने था? धनावेशित कण गोल्डन है। किसने? गोल्डन है। पोटा तुम्हार गोल्डक रही से याद आते? पोटा का के रही से? गोल्डक, गोल्डस्टीन, गोल्ड। ओमे राड घुसा दे रहे हो, पोटा एकर है ना, ओमे का घुसा दे रहे हो? राड। हॉरर मूवी दिखा रहे हो। कहने का मतलब धनावेशित कण है करके बता तो दिया था गोल्डस्टीन ले कि ऐसा मौजूद है कण, लेकिन पहली बार रदरफोर्ड ने इसको बताया कि ये परमाणु के नाभिक में भी रहता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थिति किसने बताया था? प्रोटॉन की नाभिक में उपस्थिति बताया रदरफोर्ड ने, और इसको क्या दिया? नाम दिया। इसको क्या दिया? नाम। तो बिन बच्चे, बिन बाप का औलाद था पहले, अब इसको नाम मिल गया है। क्लियर है? तो नाम देने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। याद आ रहा है सब? और जिसको याद नहीं आ रहा है वो ट्रिक भी याद रख सकते हो। क्या था लेट बताओ? नहीं था में क्या था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थम जा जरा, जरा थम जा, या थम जा जरा, थम जा जरा। क्या है? कहाँ है? गोल्डन राड पर, गोल्डन राड पर। ऐसे तो था। न्यू चैट किसको दिखाया था मैं? नारद जी को। न्यू चैट खोजा है, न्यू चैट खोजा है नारद जी ने, नारद जी ने। तो मैं पुनः नारद जी को आगमन करता हूँ आपके लिए। ये बना दिया मैंने नारद जी, नारायण। नहीं आता उतना, तो हमको एक चीज अच्छा बनाने आता है, वो है ये मिलेगा आपको गोल्डन वीणा। गोल्डन तो नहीं दिखा थे, लेकिन हाँ ये है गोल्डन। क्या है? गोल्डन वीणा है। तो नारद जी क्या रहा है? न्यू चैट खोजे नारद। हा पहली क्या रहा है? नारायण नारायण बोले और जगह जगह जाल लागे। पत्र रीज पहली डाकिया, आजकल बस हाय हेलो
बाबू ने थाना थाया, बस उतना में हो जाता है। क्लियर है? तो नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया है, जे थॉमसन। ये एकदम सरल था। इसके बाद गोल्डन रॉड पर से प्रोटॉन, प्रोटॉन को पहली बताया किसने? गोल्डस्टीन ने। बाद में इसको नामकरण किसने किया? रॉड से रदरफोर्ड। उसके बाद न्यूचैट, क्या आ जाएगा न्यूचैट से? न्यूट्रॉन का चैडविक। और ना से नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। ये ठीक। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ। तो न्यूचैट से क्या आ जाएगा? न्यूचैट से यहाँ खोज करता है जेम्स चैडविक। इसमें हमको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जेम्स चैडविक ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन में क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? जे थॉमसन हो जाएगा। अच्छा, जे थॉमसन ने कहाँ खोजा पहली बार? इसको कहाँ देखा था? कैथोड किरण में देखेगा कि एनोड में देखेगा? कोई बता सकता है? कैथोड क्या होता है? माइनस। एनोड क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो कैथोड किरण में देखा था इसको, कैथोड किरण में देखा यह कि ऐसे कोई है जिसमें क्या है? आवेशित क्या है? ऋणावेशित। और इसने क्या देखा? एनोड किरण में। इसलिए कैथोड और एनोड भी आपने सुना होगा कि एनोड मतलब पॉजिटिव होता है और कैथोड मतलब नेगेटिव होता है। बैटरी का टर्मिनल बोलते हैं ना, कैथोड टर्मिनल और एनोड टर्मिनल। तो एनोड वाला क्या है? पॉजिटिव वाला है, और कैथोड वाला निगेटिव वाला है। ये हो जाएगा आपका खोज। ठीक। एक्चुअल में ये बना किससे था? अभी पहले हम लोग जो पूछा जाता है उसको पहले रट लेते हैं, बाकी फिर और छोटा मोटू बताऊंगा मैं आपको। कि ये हमको पता है कहाँ मिलेगा? नाभिक में। ये भी कहाँ मिलेगा? नाभिक में। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको? कक्षा में घूमते हुए। सबको पता ही इतना तो। क्लियर? हमको पूछा जाएगा आवेश, इसको रट के बैठना पड़ेगा हमको कि किसमें आवेश है। तो हमको पता है न्यूट्रॉन तो क्या है? उदासीन होता है, उदासीन, कोई आवेश नहीं होता इसमें। क्लियर? आवेश का मात्रक बताओ। आवेश में मता कूल डाउन हो जा। क्लियर है? तो कूल डाउन से कूलाम था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आवेश किसी को याद है? हा? क्या था? -27। हाँ, अब यहाँ कंफ्यूजन है, देखो कि 27 वाला द्रव्यमान है कि आवेश है, यही कंफ्यूजन रहता है। तो आप पहले ये याद रख लेना, 1 6 आवेश रहेगा। आवेश में रहोगे तो हमेशा क्या होगा आपके साथ? क्षय होगा। आपका क्षय होना तय है। 1 6 1 9 ऐसे करके एक साथ बोलना। एक आवेश में रहोगे, आवेश में रहा, आवेश मतलब गुस्सा, आवेश मतलब गुस्सा, और गुस्सा में हो मतलब 1 6 क्या होना है? 1 6 1 9 होना उचित, 1 9 होना तय है। ये जरूर हो जाएगा आपका, इसलिए आवेश में नहीं रहना है, नहीं तो 6 हो जाएगा। 1 6 6 को घुमा दो 1 9। अब कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें 27 से। 2-3 बार अभ्यास करोगे 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9, तो यहाँ आवेश आ जाएगा 1.6 गुणा 10 के घात ऋण 19 क्या लूं? कूलाम। देख सकते हो, मतलब एक प्रोटॉन का आवेश देख सकते हो कितना कम है। 1 कूलाम बहुत बड़ी राशि होती है। समझ आ रहा है क्या? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आएगा समझ में कि 1 कूलाम बहुत बड़ी राशि है। उस 1 कूलाम का आप यहाँ देखो, ये है ना 1.6 गुणा 10 के घात ऋण 19। ऋण है तो ये क्या है? नीचे में है क्या? 10 के घात 19 कूलाम। कि 1.6 आपने 1.5 कूलाम लिया कि नहीं लिया? और 1.5 कूलाम को आप कितना भाग कर रहे हो? लॉजिक लगा सकते हो। 10 के घात 19 मतलब गिनते रहो, 19 जीरो आएगा, उतना भाग करोगे तब जाके 1 प्रोटॉन का आवेश मिलेगा। मतलब 1 प्रोटॉन का आवेश बहुत कम होता है। आया समझ में? बहुत कम। तो ये समझने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ पूछेगा तो नहीं, ये पूछेगा। तो कैसे याद रखना है? आवेश में मता 1 6 1 9 हो जाए तो 1 6 1 9 क्या आता है? ये प्लस में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो अब इलेक्ट्रॉन का बता दो मुझको, इलेक्ट्रॉन का जल्दी बताओ।
इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो यहां आता है +1 इलेक्ट्रॉन। ये किसके बराबर रहता है? +1 इलेक्ट्रॉन। आवेश किसके बराबर रहता है? ये +1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में। यहाँ क्या आ जाएगा? निगेटिव 1 6 10⁻19 कूलम, ये माइनस में। अगर याद रखना है तो ये 2 के लगभग होता है, 1.6022, लेकिन 1.6 याद है तब तक चल जाएगा। क्या अलग क्यों होगा भाई? मैनेज कैसे होगा फिर? तो आप लोग यहां अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु लिया, ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है क्या? अब कक्षा में क्या घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर आप इसको ज्यादा कर दोगे या कम कर दोगे तो बैलेंस कैसे होगा फिर? हाइड्रोजन परमाणु आवेश क्या रहता है? उदासीन। आवेश क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन माइनस। ये आवेश क्या रहता है? उदासीन। कोई भी परमाणु आवेश क्या रहना चाहिए? सेम रहना। जितना प्रोटॉन उतना ही क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज दोगे तो ऋणावेशित नहीं हो जाएगा वो हर परमाणु? अगर इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे दो और आपके पास हीलियम है, हीलियम में कितने हैं? 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज दे दिया या कम का, मान के चलो ज्यादा चार्ज दे दिया, तो ये ऋणावेशित नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों ऋणावेशित होगा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज दे दिया। दोनों का चार्ज बराबर होता है, बस साइन उल्टा होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तब तो ये बैलेंस होगा क्या? और ये क्या रहता है? उदासीन। तो कोई भी परमाणु अपने आप में उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं। बराबर रहने के साथ उसके चार्ज भी बराबर रहते हैं, तब जाके उदासीन करोगे, अन्यथा तो हो जाएगा काम। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद द्रव्यमान। क्या पूछेगा? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान तो सबका होगा, क्योंकि कण है मतलब वो क्या है? द्रव्यमान रखेगा। कण है मतलब क्या रखेगा? द्रव्यमान रखेगा। तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जो नाभिक में रहते हैं लगभग उसका क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसका और इसका क्या रहेगा? बराबर। और किसका कम रहेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? हल्का। और ये दोनों क्या रहते हैं? बराबर। इसलिए आप प्रोटॉन की संख्या देखते हो, प्रोटॉन की संख्या देख के उसको डबल कर देते हो। जैसे मैं पूछूंगा यहाँ मुझे बताओ हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है? तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ है। आया समझ में? द्रव्यमान है। तो चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या लेते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, 1 MMU, ठीक है। वैसे न्यूट्रॉन का भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 AMU। तब पूरा अगर मैं द्रव्यमान पूछा तो P+N क्या हो जाएगा? 2 एटॉमिक मास यूनिट। क्यों डबल करते हैं? क्योंकि यहाँ हमको पता है पूरा द्रव्यमान किसका आएगा। लगभग किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को शुरू में निग्लेक्ट करते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। फिर धीरे धीरे आगे जाओगे ना, जैसे 11 में गए, अब सोडियम का पूछोगे तो 11 दूने 22 नहीं आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, 23 में चला जाता है। अब वो 23 आया कहाँ से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया ना भाई जाके, तो इलेक्ट्रॉन का भी उसमें इफेक्ट दिखता है। लेकिन 10 तक, 9 तक, 8 तक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट उतना नहीं दिखता। इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ के काम चला लेते हैं कि हाइड्रोजन का 2 होता है। आया समझ में? ऑक्सीजन का 8 दूने 16 होता है। चलाते हो कि नहीं चलाते हो? आपका नाइट्रोजन का 7 दूने 14 करके काम चला लिया। लेकिन एग्जैक्ट 14 क्यों नहीं हुआ वो? क्योंकि उसमें क्या जुड़ा है आपका? इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ते जाएगा। और सामने जब जाते जाओगे तो क्या होगा? सामने जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का भारी बढ़ते जाएगा और आगे वाले में ये काम नहीं करेगा डबल करके, आपको इलेक्ट्रॉन को भी इसमें जोड़ना पड़ता है। आया कि नहीं आया समझ में? तो शुरू में निगलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए छोड़ते जाते हैं शुरू वाला, फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमको दिखता है। तो यहाँ क्या होगा भाई? द्रव्यमान दोनों का क्या होता है? बराबर होता है लगभग। और उसका क्या होता है? कम होता है। ऐसे याद रख सकते हो। तो 1 पॉइंट क्या होता है? इसका भी 6 होता है। क्लियर है? 10⁻27 kg। यह है आपका द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का। सेम बराबर लगभग क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻27 kg। ये किसका है? न्यूट्रॉन का।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में है उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, लगभग समान रहेगा। लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 6 7 है, यहाँ भी 6 7 है, लेकिन इसके बाद ये 4 रहता है और ये आपका एग्जैक्ट देखोगे 3 और ये 4, तो 6 7 3 और 6 7 ये 4। थोड़ा से भारी कौन है, न्यूट्रॉन। हाँ क्या चीज, हाँ उतना क्यों फालतू का वो करना, ठीक है यहाँ तक याद रख लो 3 और 4, तो 3 और क्या हो जाएगा 4, तो 1.67 1.67 और इसके बाद क्या है 1.676727 और ये क्या है 3 और वो है 4। अब उधर क्या हो जाएगा, ये 1.6 है, 6 को उल्टा कर दो 9.1 9.1 9.1 किसका है, इसका 9.1 गुना 10 की घात, ये और हल्का हो जाता है 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तो 3 जीरो और जुड़ गया है उसमें, देखो 3 बार और भाग दे रहे हो इसको, तो 10 की घात 1.6 को 10 की घात 27 से भाग दे रहे थे, है कि नहीं, तो इतना आ रहा था। एक यहाँ 1.5 किलो लिया और उसका 1.5 किलो का 10 की घात 27 भाग दोगे, समझते हो, और यहाँ 9 किलो लिया उसका आप 10 की घात 31 से भाग दोगे, तो यहाँ इससे और छोटा हो जाएगा क्योंकि इससे बड़े भाग से, बड़े संख्या से आप क्या दे रहे हो, भाग दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम हो जाता है इस चक्कर में। ये दिख रहा है भले 9, लेकिन इधर इधर 3 आपने और भाग दिया, 1000 से आप ज्यादा भाग दे रहे हो, समझ सकते हो, बहुत हल्का है इलेक्ट्रॉन इनके मुकाबले। आता है कि नहीं आता है समझ में, तो इसको ऐसे ये वाला तो याद रखना ही है, इसका उल्टा आप इसको याद रखोगे, इसको रटोगे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या करोगे, आवेश में मता 1 6 1 9 हो जाए, 6 होना तय है। जब भी आप गुस्से में रहते हो आप अपने घाटा कर लेते हो, करते हो नहीं करते हो, तो 6 में रहोगे 1 6 होगा, आवेश में रहोगे 1 6 1 9 होगा, और यहाँ क्या होगा 1 6 7 1 6 7 2 7 होगा। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा साथ में रहता है, ऐसे करके याद रख लो, थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि घर में छोड़ के आओ कोई द्रव्यमान ला, गुस्सा छोड़ के आ सकते हो घर में, लेकिन द्रव्यमान को तो पकड़ के आना ही पड़ेगा, जहां जाओगे वहां आपका द्रव्यमान जाएगा, अन्यथा गाड़ी में बैठते वक्त रख दे रहा आधा द्रव्यमान ला, गाड़ी में गरु होते ऐसे करते हैं। तो द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, एक साथ पकड़ के चलते हैं, 1 6 7, हालांकि ये 7 ही तो होगा, ऐसे जाएगा तो 1 6 7 2 7, तो द्रव्यमान हमेशा साथ में रहता है, द्रव्यमान साथ में, तो 1 6 7 ऐसे करके याद रखो, 2 7 हिंट के लिए है और कुछ नहीं, रटना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन बाद में अभी मैं पूछा तो आप कंफ्यूजन में थे कि कौन सा आवेश का था, आपने गलती से बताया कि इसको इसी को बताया, होगा कि नहीं होगा। और एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है यार, रटने के बाद भी अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो गड़बड़ है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। आवेश में रहोगे तो 1 6 क्या होगा, 1 9 होगा, और 1 7 1 6 7 2 7 हमेशा क्या रहेगा आपके साथ, द्रव्यमान। और इसी का उल्टा कर दिया 9.1, एग्जैक्ट है 9.109 है एग्जैक्ट, और याद रखना है तो 9.109 या 9.12 बोल सकते हो। तो यहाँ 1.6 9.1 1.6 9.1 27, और उधर क्या है आपका 31। अरे बनेगा, सरल है। चलो बताओ मुझको, अगर इसको ग्राम में पूछ दे तो, ऐसे भी तो हो सकता है, ग्राम में पूछ दे तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। क्या रखना है, किलो का मान रख दो यार, किसको हटाना है आपको, किलो को हटाना है कि नहीं हटाना है, ग्राम को रखना है, किलोग्राम है, किलो बस को हटा दो। कैसे हटाएंगे, ये 1.6 है 10 की घात ऋण 27, किलो के जगह क्या लिखते हैं 10 की घात, इतना सरल है। देखो किलो का मान 1 किलो मतलब 1000 होता है कि नहीं होता है, तो वही 1000 रखा हूँ, 10 की घात 3 मतलब 1000, हल कर दो यार, ऋण 3 है, ऋण 27 और धन 3 कितना होगा 1.6, तो -24 ग्राम क्या होता है ये। तो इसी भस को याद रखना, इसको कन्वर्ट कर लेना अगर पूछेगा तब, किलोग्राम वाले को याद रखो, किलो के जगह कन्वर्ट कर लो, तो ऋण 24 ग्राम होता है, इसका भी वही हो जाएगा सेम। इसका क्या आएगा, इसमें भी क्या करोगे आप, किलो के जगह 10 की घात 3 रखोगे, तो 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 गुणा 10 की घात 3 ग्राम होगा क्या, ये 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 में धन 3 मतलब ऋण 28, 4 का अंतर है, 3 बोल रहा था मैं, 27 और 4 जीरो का अंतर है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था, ये ऋण 28 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया, आया।
एक और फैक्ट पूछा जा सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शुरू में खोजा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और कैसे कंपेयर किया गया था, किसी को याद है? ये हाइड्रोजन के मास का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1836 भाग। मतलब इतना हल्का है इलेक्ट्रॉन, कितना हल्का है? हाइड्रोजन जब, जो कि सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन तो सबसे हल्का तत्व है, बोल सकते हो क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में पहला है, और पहला है तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक ही तत्व है हाइड्रोजन पहला वाला। तो सबसे हल्का अगर तत्व पूछा जाए तो क्या है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का है, उसका भी आप मास लिए और उसको 1836 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? 1836 से। ये किसका भाग है? ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, उसको आपने 1836 भाग करोगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। सोच सकते हो कितना छोटा है आपका क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बहुत कम है। आया समझ में? तो वो भी पूछा जा सकता है, 18 दूनी 36 करके याद रखना। हाइड्रोजन के बीच में अलकरहा 36 के आंकड़ा है।